हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग वेल। आज इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एडिटोरियल के 2 पेज होते हैं। सो पहले पेज के लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है एसिड अटैक के केस पर। क्या है ये केस? स्टोरी शुरू होती है शाहीन मलिक से, जिसे 16 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला, और ये डीले बताता है कि जस्टिस सिस्टम कितना स्लो चल रहा है। इन एग्जैक्टली इसी डीले ने सुप्रीम कोर्ट को शॉक किया। कोर्ट ने डीले को सिस्टम का मजाक बताया। ये रिएक्शन डायरेक्टली लिंक था शाहीन के लॉन्ग स्ट्रगल से, जिसमें कसूरा सिस्टम का डीले क्लियरली दिख रहा था। सो विक्टिम की स्टोरी क्या है? शाहीन ने बताया कि 2009 से 2013 तक केस में कुछ भी नहीं हुआ। ये बात कोर्ट को और ज़्यादा कंसर्न करती है, क्योंकि विक्टिम की लाइफ लिटरली रुक गई थी। फिर हुआ केस ट्रांसफ़र। डिले देखकर केस हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुआ, बट दिल्ली आने के बाद भी केस सिर्फ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच पाया। ये दिखाता है कि सिर्फ कोर्ट चेंज करने से स्पीड अप नहीं होता। फिर क्या हुआ कि सर्वाइवर ने अपना एनजीओ बनाया। इतनी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद शाहीन ने ब्रेव सोल्स एनजीओ बनाया। ये स्टेप सिस्टम की वीकनेस का डायरेक्ट रिजल्ट था। जब सपोर्ट नहीं मिला तो विक्टिम ही सपोर्ट सिस्टम बन गई। फिर उसने पीआईएल की डिमांड की। एनजीओ एक्सपीरियंस के बेसिस पर शाहीन ने पीआईएल डाली कि सर्वाइवर्स को डिसेबिलिटीज़ एक्ट में इंक्लूड किया जाए। किसमें? डिसेबिलिटीज़ एक्ट में। ये डिमांड उनके रियल लाइफ चैलेंजेस से नेचुरल कंटिन्यूएशंस थी। पीआईएल सुनते ही कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट से पेंडिंग केसेस का डेटा मंगाया और स्पेशल कोर्ट्स का आइडिया दिया। ये मूव क्लियरली अर्लियर डिलेज को फिक्स करने की डायरेक्शन में था। सेंटर ने भी विक्टिम का स्टैंड को सपोर्ट किया और बोला कि अटैकर्स को सख्ती मिलनी ही चाहिए। दिस अलाइनमेंट शोज जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों चेंज चाहते हैं। अगर हम पास्ट जजमेंट देखें लक्ष्मी के केस से, तो कोर्ट को याद आया कि पहले भी एसेट सेल बैन और रिहैब पर डायरेक्शन दी गई थी, पर अभी भी ग्राउंड रियलिटी वीक है। ये पास्ट टू प्रेजेंट गैप रिफॉर्म्स की ज़रूरत को कनेक्ट करता है। अगर हम करंट लॉज की बात करें तो लॉ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है, पर ट्रायल स्लो होने की वजह से इसका इम्पैक्ट वीक हो जाता है। यही पूरी स्टोरी का सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाता है। देन कम्स दी एनसीआरबी डेटा, यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। 2023 के 2007 केसेस इस बात का प्रूफ है कि प्रॉब्लम आज भी स्ट्रांग है। डेटा कोर्ट की वरी को फैक्चुअल डेटा से बैकिंग देता है। सो व्हाई इज दिस सो सीरियस? एसिड अटैक विक्टिम फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से मार्क फॉर लाइफ होता है। इसीलिए स्पीड, सपोर्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन तीनों ज़रूरी बन जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो हर प्रॉब्लम की सोल्यूशंस हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम पता होना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सोल्यूशंस जानना। तो सबसे पहले जस्टिस सिस्टम को फिक्स करना होगा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, टाइम बाउंड ट्रायल्स रखिए, स्मूदर केस ट्रांसफर्स कीजिए। देन पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन, बेटर ट्रेनिंग फॉर द जेंडर क्राइम्स, अर्ली फॉरेंसिक इन्वॉल्वमेंट, stronger evidence handling. Then asset sale control, license based sale, strict monitoring, digital record of buyers and sellers, survivor support, free surgeries, mental health support, financial aid, education support, legal recognition. सर्वाइवर्स को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिस्ट में इंक्लूड करना लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए एसेंशियल है। अवेयरनेस एंड डिटरेंस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स और स्ट्रिंग पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रॉन्ग डिटरेंस के लिए। तो ये था हमारा पहला करंट अफेयर्स, पहला एडिटोरियल। उसी के साइड में हमारा एक और एडिटोरियल दिया है संचार साथी के बारे में। संचार साथी का हमने एडिटोरियल पहले भी किया था, जो कि 3 दिसंबर द हिंदू के सिंप्लीफिकेशन में है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और उसी का कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा इस एडिटोरियल में हमने सिंप्लीफाई करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इशू स्टार्ट कहाँ से होता है? गवर्नमेंट ने फ़ोन कंपनीज को बोला कि 2026 से सारे फ़ोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करो, बट सिर्फ 48 आवर्स में ऑर्डर वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कंसर्न उठाया कि डेटा कलेक्शन अनक्लियर है, कंसेंट नहीं है, सर्वेलेंस हो सकता है। एप्पल ने भी रिफ्यूज़ किया। यहीं से डिजिटल राइट की डिबेट शुरू होती है। सो वाई पीपल पैनिक्ड? सरकार का मकसद सेफ्टी था कि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पर लोगों को लगा कि ये ऐप उनका डेटा बिना परमिशन कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट उनको मॉनिटर करेगी। इससे प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इश्यूज रेज हो गए, और ये डायरेक्ट लिंक करता है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से। तो ये होता क्या है? व्हाट इज़ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स देता है, देखो ये कीवर्ड डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, डिजिटल वर्ल्ड में भी वही राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। मतलब ऑनलाइन लाइफ भी सेफ हो, फेयर और नॉन सर्वेलेंट हो। पर प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन लॉस इतने स्ट्रांग नहीं है। सो मॉडर्न प्रॉब्लम, डेटा सब जगह है। आज केवाईसी, वेलफेयर स्कीम्स, जॉब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर जगह डेटा यूज़ होता है। एल्गोरिथम डिसीजंस लेते हैं, लोग बस क्लिक एग्री कर देते हैं, मतलब कंसेंट रियल नहीं होता। हम लोग भी कई बार जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम लोग एग्री क्लिक कर देते हैं बिना सारा पढ़े हुए। मतलब इससे सिटीजन्स पैसिव डेटा सब्जेक्ट बन जाते हैं, राइट्स होल्डर नहीं है।
सो साइलेंट सर्वेलेंस हो रही है जो कि रियल डेंजर है। आज की सर्वेलेंस जो है सिर्फ सीसीटीवी तक लिमिटेड नहीं है, मेटा डेटा, लोकेशन ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक्स, प्रिडिक्टेबल एआई सब चल रहा है। ये इनविजिबल सर्वेलेंस फ्री स्पीच को चिल करता है, लोग खुद ही सेंसर करने लगते हैं, सेल्फ सेंसरशिप न्यू नॉर्मल बन रहा है। देन कम्स लॉ वर्सेस रियलिटी, जिसके लिए इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है। इंडिया ने डीपीडीपी एक्ट 2023 पास किया, पर इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलती हैं, ओवरसाइट वीक है, लोग प्रोटेक्ट नहीं होते। यहाँ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की नीड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। नाउ देर आर सम टेक प्रॉब्लम्स, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अब्रॉड गलत अरेस्ट कर चुकी है। डिजी यात्रा डेटा प्राइवेट कंपनीज के पास है, विच इज़ नॉट गुड। एल्गोरिथम वेलफेयर डिनाई कर देते हैं, कंटेंट हटा देते हैं, लोगों को अनफेयरली पुलिस फ्लैग कर देते हैं। ये इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। देर इज़ अ लीगल गैप, इंडिया स्टिल मिसिंग द सेफ गार्ड्स। IT एक्ट जो है हमारा 2000 का, वो पुराना हो चुका है। सर्वेलेंस के रूल्स वेग हैं, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो मॉनिटर कर सके। कोर्ट्स के गाइडलाइंस स्कैटर्ड हैं, मतलब डिजिटल पावर तो बढ़ रही है पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्लो है। सो वाई दिस थ्रेटन्स डेमोक्रेसी? जब स्टेट, कंपनीज और एल्गोरिथम बिना अकाउंटेबिलिटी ऑपरेट करते हैं तो डेमोक्रेसी साइलेंट हो जाती है, सिटीजन कंट्रोल लूज कर देते हैं, डिजिटल सिस्टम्स पावरफुल हो जाते हैं पर उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेक नहीं होता। और ये ही शैडो ओवर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोर आइडिया है। सो कुछ सोल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्गर लीगल सेफगार्ड्स लाने हैं, यानी कि सर्वेलेंस सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के ग्रेव केसेस में हो, वारंट मैंडेटरी हो, प्रोपोर्शनैलिटी का रूल फॉलो हो। नेक्स्ट, एक बॉडी हो जो सर्वेलेंस AI टूल एल्गोरिथम को ऑडिट करे और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे, यानी कि इंडिपेंडेंट डिजिटल राइट्स कमीशन। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स पब्लिश करने चाहिए, किस डेटा का क्या यूज़ हो रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी यूज़। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी, हाई रिस्क AI की रेगुलर ऑडिटिंग हो, बायस टेस्टिंग हो, एक्सप्लेनेशन राइट और अपील सिस्टम हो। देन पर्पस लिमिटेशन, मिनिमल डेटा कलेक्शन और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज असेंशियल है फॉर द डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग। डिजिटल लिटरेसी एक राइट है, एज अ राइट सिटीजन्स को एडुकेट किया जाए कि उनके डिजिटल राइट्स क्या हैं, क्योंकि राइट तभी काम करते हैं जब लोग उन्हें समझ सकें। एंड लास्टली, टेक शुड सर्व पीपल एंड नॉट कंट्रोल देम। डिजिटल गवर्नेंस का रूल सिंपल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर सिटीजन्स एंड नॉट मॉनिटर और मैनिपुलेट देम। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। फिर उसी के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा आर्टिकल दिया है अबाउट द कॉन्गो रवांडा क्राइसिस एंड ट्रम्प का पीस डील। छोटा सा एडिटोरियल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मैप देखो कि सारी कंट्रीज़ कैसे हैं। देखो, लेफ्ट में आता है कॉन्गो, राइट में आता है रवांडा, और रवांडा में हुतू मिलिशियास और M23 रिबल्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको मैप पता होगा तो आपको पता होगा कि इनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि ट्रम्प की पीस अनाउंसमेंट है क्या। डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि रवांडा और कॉन्गो के बीच हिस्टोरिक पीस डील हो गया है। लीडर्स ने स्माइल करके साइन किया। ट्रम्प ने बोला कि पीस आए तो US कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, बट ग्राउंड रियलिटी अलग थी। फाइट वॉज स्टिल गोइंग ऑन। सेरेमनी ग्रैंड थी, पर ईस्टर्न कॉन्गो में कॉन्गोलीनीज आर्मी और M23 रिबेल्स का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा था। हमने देखा था ऊपर M23 मतलब डील पेपर पर है पर ग्राउंड रियलिटी में पीस नहीं है। सो रवांडा क्या चाहता है? रवांडा की डिमांड है कि कॉन्गो अपने टेरिटरी से हुतू मिलिशियास को डिसआर्म करे। रवांडा बोलता है कि ये मिलिशियास उन जेनोसाइड ग्रुप से लिंक्ड है जो कि 94 रवांडा जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे। कॉन्गो क्या कहता है? कॉन्गो का डिमांड ये है कि रवांडा अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे ईस्ट कॉन्गो से। कॉन्गो और UN एक्सपर्ट्स का कहना है कि रवांडा सीक्रेटली M23 रिबेल्स को सपोर्ट करता है। सो ये M23 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस बिकम अ की टू पीस? M23 कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है। ये बोलता है कि वो कॉन्गो के तुत्सी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉन्गो बोलता है कि M23 रिबेल्स इलीगल लैंड कैप्चर कर रहा है। जब तक M23 से पीस नहीं होता डील का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये 94 हिस्टोरिकल जेनोसाइड लिंक है क्या? क्राइसिस का जड़ 94 रवांडा जेनोसाइड्स में है, जहां 8 लाख तुत्सीज को हुतू मिलिशियाज ने मार दिया था। उनके बाद हज़ारों हुतूस कॉन्गो भाग गए। रवांडा को लगता है कि उनमें से कुछ मिलिशियाज कॉन्गो में आज भी एक्टिव हैं। सो नाउ हाउ द राइज ऑफ 23 स्टार्टेड? M23 का नाम 2009 के पीस डील से आया, मार्च 23। M23 मतलब मार्च 23। ये ग्रुप एक तुत्सी लेड रिबेल ग्रुप था। 2012 में M23 ने गोमा सिटी कैप्चर किया, फिर 21 में वापस स्ट्रॉन्ग हो गया, अब ह्यूज एरिया पर कंट्रोल करता है। देयर आर सम पैरेलल टॉक्स आल्सो गोइंग ऑन एंड कतर इज आल्सो मीडिएटिंग। US रवांडा कॉन्गो टॉक्स के अलावा कतर भी कॉन्गो और M23 के बीच डायलॉग करा रहा है, बट M23 विड्रॉ करने को रेडी नहीं है। यही बिगेस्ट बैरियर है। सो वाई पीस इज स्टिल फार? बिकॉज ट्रम्प बोल रहे हैं कि वॉर एंड हो गई है, बट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट, मिसट्रस्ट, एथनिक वूंड सब एक्सिस्ट करते हैं। जब तक जेनोसाइड
जेनोसाइड के वूंड्स हील नहीं होते और मिलिशियाज डिसआर्म नहीं होती, पीस इम्पॉसिबल लगता है। सो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एथनिक हीलिंग, हुतू तुत्सी डिस्ट्रस्ट को रिड्यूस करने के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन टाइप डायलॉग्स चाहिए, जैसे कि रवांडा ने जेनोसाइड के बाद किया था। देन रियल पीस तभी पॉसिबल है जब M23 और कॉन्गो गवर्नमेंट एक वेरीफाइड सीज फायर और विड्रॉल रोड मैप एक्सेप्ट करे। रवांडा को M23 सपोर्ट करना स्टॉप करना होगा अगर वो कर रहा है तो, और कॉन्गो को हुतूज मिलिशिया को डिसआर्म करना होगा। सो वी हैव टू स्टॉप द एक्सटर्नल सपोर्ट। देन अफ्रीकन यूनियन और UN के अंडर एक मॉनिटरिंग ग्रुप बन सकता है जो सीज फायर वायलेशन ट्रैक करे फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क। रिसोर्स रिच कॉन्गो में फेयर माइनिंग डील्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से स्टेबिलिटी आ सकती है, पर तभी जब कॉन्फ्लिक्ट एंड हो। सो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर पीस एंड लास्टली ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। रेफ्यूजीज, डिस्प्लेस पीपल और एथनिक माइनॉरिटीज़ को सेफ्टी एश्योरेंस और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना होगा। इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो नेक्स्ट उसी के राइट हैंड साइड में हमारा एक और एडिटोरियल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियाज कोल प्रॉब्लम एंड चिलीज लेसन। सो बैकग्राउंड क्या है? इंडिया COP30 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 30 रैंक्स नीचे गिर गया। रीज़न सिंपल है, कोल का यूज़ कम नहीं हो रहा है, इवन दो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ग्रो हो चुकी है। यहीं से कोल कॉन्ड्रम शुरू होता है। सो वाई कोल इज़ अ बिग प्रॉब्लम? कोल चीप इलेक्ट्रिसिटी देता है और जॉब्स देता है, पर दूसरी साइड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और हेल्थ डैमेज ट्रिमेंडस है। यही ट्रेड ऑफ इंडिया को कंफ्यूज करता है। सो व्हाट इज द इंडियाज प्रेजेंट एनर्जी पिक्चर? इंडिया में एनर्जी यूज़ का हाफ से ज़्यादा कोल से आता है। इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल्स की 50% तक पहुंच गई है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल्स से 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड कोल स्टिल गिव 75% इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रिन्यूएबल्स ग्रो हो रहे हैं पर कोल डिपेंडेंस टूट नहीं रहा है। हम चिली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने कोल को रिड्यूस किया फास्टली। चिली ने 2016 से 24 में कोल का यूज़ 43% से 17% कर दिया। आज वहाँ 60% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल्स से आती है और ये शिफ्ट पॉसिबल हुआ बिकॉज चिली ने बोल्ड स्टेप्स लिए। सो क्या वो एक्शंस थे और कैसे वो इंडिया की नीड्स से लिंक हो सकते हैं? चिली ने कार्बन टैक्स लगाया, कोल प्लांट स्टैंडर्ड्स टाइट किए, विंड सोलर ऑक्शंस किए, स्टोरेज बिल्ड की और 2040 कोल एग्जिट टारगेट सेट किया। चिली प्रूफ्स कि कोल डिपेंडेंट कंट्रीज भी ट्रांजिशन एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो वाई चिलीज मॉडल इज ईजियर फॉर देम एंड हार्डर फॉर इंडिया? क्यों उनका मॉडल उनके लिए आसान था लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल? चिली में जो चिली है उसमें कोल का शेयर छोटा था और वर्कफोर्स भी कम कोल डिपेंडेंट थी। इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स कोल जॉब्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ सडन क्लोजर से ह्यूज सोशल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो वाई कोल फेज आउट इज स्टिल नो रिग्रेट्स? क्लाइमेट चेंज इंडिया के GDP 3 to 10% तक रिड्यूस कर सकता है 2100 तक, और कोल प्लांट से इन्फेंट मोर्टेलिटी 14% तक बढ़ सकती है। मतलब कोल से नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है। सो व्हाट इंडिया मस्ट फोकस ऑन? इट शुड बी डीकार्बनाइजेशन। इंडिया को सबसे पुराने और मोस्ट पोल्यूटिंग प्लांट्स क्लोज करने होंगे, नए कोल अप्रूवल्स कैंसिल करने होंगे और कोल की जगह फर्म रिन्यूएबल पावर और स्टोरेज लेना होगा। वाई सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड? तेरी बोलता है कि इंडिया 2050 तक कोल फेज आउट कर सकता है, पर उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप, टाइमलाइंस और फेज ट्रांजिशन ज़रूरी है। सो 3 कोर एरियाज इंडिया मस्ट वर्क ऑन। 3 कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां इंडिया को काम करना है? सबसे पहले रिन्यूएबल्स की वीकनेस फिक्स करना और इलेक्ट्रिफिकेशन पुश करना। दूसरा है मार्केट रिफॉर्म, जैसे कि कार्बन टैक्स, कोल सब्सिडीज हटाना, रिन्यूएबल्स को प्रायोरिटी डिस्पैच देना। तीसरा है वर्कर्स का रीस्किलिंग, कंपनसेशन और बिल्कुल चिली की तरह करना। नेक्स्टली फाइनेंसिंग दी ट्रांजिशन। सो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की ज़रूरत है। पब्लिक फंड सोशल प्रोटेक्शन, रीस्किलिंग कवर करे, प्राइवेट मनी क्लीन एनर्जी एक्सपैंड करे, DMF फंड्स कोल डिस्ट्रिक्ट्स में एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस एडिटोरियल? रिन्यूएबल ग्रोथ इंप्रेसिव है बट बिना कोल एग्जिट रोड मैप के क्लाइमेट गोल्स इनकम्प्लीट हैं। चिली का एग्जाम्पल दिखाता है कि क्लियर टाइमलाइन, पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म्स और वर्कर सपोर्ट से ट्रांजिशन पॉसिबल है। व्हाट कैन बी दी सोल्यूशंस? क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? सबसे पहले होगा क्लियर कोल एग्जिट रोड मैप। ओल्ड प्लांट्स रिटायर करो, नए को अप्रूव मत करो, 2050 तक फेज कोल रिडक्शन टाइमलाइन फिक्स करो। देन स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल पुश, स्टोरेज बिल्ड करो, ग्रिड स्ट्रेंथन करो, सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट करो, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री इलेक्ट्रीफाई करो। नेक्स्टली मार्केट रिफॉर्म, कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करो, कोल सब्सिडीज रिमूव करो, रिन्यूएबल्स को प्रायोरिटी डिस्पैच दो, वर्कर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, कोल स्टेट्स को वर्कर्स को रीस्किल करो, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स क्रिएट करो, डेडिकेटेड एनर्जी ट्रांजिशन फंड लॉन्च करो। ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह में बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज ब्लेंडेड फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट सोशल प्रोटेक्शन फंड मैनेज करे, प्राइवेट सेक्टर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और DMF फंड्स का स्मार्ट यूज़ हम लोग कर सकें। देन लास्टली वी शुड लर्न फ्रॉम चिली। ये आप दोगे अगर अपने आंसर्स में लिखोगे तो ये एक इंटरनेशनल आउटलुक उसमें ऐड करेगा, डायमेंशन ऐड करेगा और आंसर आपका 1 स्टेप अहेड होगा बाकी बच्चों से। सो इसमें क्या करना है? कार्बन प्राइसिंग, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज सिस्टम और पॉलिटिकल कमिटमेंट, यही इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है
गुजरात कॉटन क्राइसिस। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो एक ही आर्टिकल दिया है विच इज़ गुजरात कॉटन क्राइसिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है एंड वाई दिस क्राइसिस स्टार्ट। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में अक्टूबर में हैवी अनसीजनल रेन हुई, क्रॉप डैमेज हो गया, ऊपर से कॉटन प्राइसेस 1500 पर मंथ से गिरकर 1200-1300 हो गए। ये डबल शॉक फार्मर्स को मेंटली ब्रेक कर गया। इस वजह से क्या हुआ, फार्मर सुसाइड्स बढ़ गए। रेन और लो प्राइसेस के प्रेशर से 6 फार्मर्स ने सुसाइड की। फैमिलीज बोल रही हैं कि उन्हें अभी तक कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। यहाँ से इशू इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों हो जाता है। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन वो फार्मर्स तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। सो गुजरात गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एड पैकेज अनाउंस किया, पर ग्राउंड पर बहुत फैमिलीज बोल रही हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। इस गैप से फार्मर्स का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है। सो कॉटन प्राइसेस क्रैश हुए। बट क्यों? प्राइसेस गिरने का रीजन सिर्फ बारिश तो नहीं हो सकती। रीजन है ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स अलाउड की गई। यूएस, ब्राजील, चाइना से सस्ती कॉटन आ रही है, इससे डोमेस्टिक प्राइसेस और डाउन हो गए। इंपोर्ट पॉलिसी इज हार्मिंग द फार्मर्स। अगस्त 2025 से गवर्नमेंट ने रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। इंडस्ट्री को फायदा हुआ पर फार्मर्स को प्राइस कोलैप्स देखना पड़ा और एमएसपी जो है 7710 पर क्विंटल पर है, पर फार्मर्स को 4500 और 6000 ही मिल रहे हैं। सो फार्मर्स का एंगर यही था कि एमएसपी उन तक नहीं पहुंच रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि एमएसपी से प्रोटेक्शन मिलता है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ 34% कॉटन जो है वो एमएसपी पर प्रोक्योर होती है। बाकी फार्मर्स ओपन मार्केट में बेचने को मजबूर होते हैं जहाँ पे प्राइस बहुत कम है। सो एपीएमसी प्रॉब्लम्स। सौराष्ट्र के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर एपीएमसी मार्केट्स नहीं है, करप्शन हाई है और फार्मर्स बोल रहे हैं कि ट्रेडर्स टेक्निकल रीजंस देकर प्राइस कट कर देते हैं। प्रोटेस्ट हुआ पर 84 फार्मर्स जो है जेल में डाल दिए गए। नेक्स्ट, ये जो ईल्ड है ये क्यों गिर रही है? प्रोडक्शन इश्यूज हैं ऑब्वियसली ना। गुजरात के कॉटन सीड्स का जो क्वालिटी है वो लो हो गया है। बीटी कॉटन ओल्ड जनरेशन का है। ब्राजील एक बीघे से 60 से 70 मन कॉटन लेता है और गुजरात से सिर्फ 12 से 15 मन लेता है। सो लो ईल्ड इज इक्वल्स टू हायर कॉस्ट एंड द फार्मर एज अ रिजल्ट द फार्मर्स आर बैंकरप्ट। सो गिनिंग मिल क्राइसिस भी दूसरी प्रॉब्लम है। कॉटन चीप नहीं है, ईल्ड लो है, कॉस्ट हाई हो जाती है। गिनिंग मिल्स जो है वो शट हो रही हैं। 20 फैक्ट्रीज से 5 रह गई हैं। इंपोर्टेड कॉटन्स की वजह से मिल्स इंडियन कॉटन्स नहीं खरीद रही हैं। नाउ शिफ्ट बैक टू द ट्रेडिशनल सीड्स यानी कि काला कापास। फार्मर्स बीटी कॉटन से वापस ट्रेडिशनल काला कापास पर जा रहे हैं। कम पेस्टिसाइड, कम पानी, लो इनपुट कॉस्ट, बेटर पेस्ट रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड बताता है कि फार्मर्स सर्वाइवल मोड में आ गए हैं। नाउ व्हाट इज द बिगर पिक्चर? The bigger picture is cotton is becoming non-profitable. कॉटन प्राइसेस 13 साल से स्टेगनेंट हैं पर इनपुट कॉस्ट डबल हो चुके हैं। फार्मर्स बोल रहे हैं कि कॉटन इमोशनल क्रॉप है, पर गवर्नमेंट कंट्रोल सीड कंपनीज और क्लाइमेट चेंज ने उनका फ्यूचर अनसर्टेन कर दिया है। सो इसके सोल्यूशंस क्या होंगे? कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट रिलीफ, फास्ट कॉम्पनसेशन रिलीज, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरेस्ट वेवर, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट बाय सीसीआई एट द रियल एमएसपी। दूसरा, हमें एमएसपी फिक्स करना होगा। इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट इन द मेजर कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स, रिमूव द मिडलमैन मैनिपुलेशन इन एपीएमसी एंड set the MSP as the legal guarantee. Then we need to regulate the import smartly. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स लिमिट पीरियड के लिए हों। सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाएं जब डोमेस्टिक प्राइसेस गिर जाएं। डोमेस्टिक स्टॉक अराइव होने पर इंपोर्ट पॉज हो जाए। सीड क्वालिटी इंप्रूव करी जाए। 5th और 6th जनरेशन बीटी कॉटन को अप्रूव करा जाए। हाई यील्ड वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की जाएं। सीड रिसर्च हो, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करो। वी नीड टू स्ट्रेंथन एपीएमसीज एंड दी मार्केट एक्सेस। न्यू मार्केट्स बनाओ। ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन सिस्टम लाओ। करप्शन फ्री ऑपरेशंस हो। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर किया जाए, एफपीओज को। देन वी नीड टू सपोर्ट द गिनिंग मिल्स, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, export incentives, guaranteed cotton supply and modernization funds. Then we need to promote the low cost varieties, काला कपास जैसे ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलियंट स्टेट सीड्स पर रिसर्च और प्रमोशन की जाए। ऑर्गेनिक कॉटन क्लस्टर्स डेवलप किए जाएँ। एंड लास्टली मेंटल हेल्थ एंड द सोशल सेफ्टी नेट, रूरल काउंसलिंग सर्विसेज, हेल्पलाइन, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, फार्मर वेलबींग को प्रायोरिटी बनाया जाए। इसी के साथ आज के यानी कि 6 दिसंबर 2025 के सारे एडिटोरियल्स को हमने इजी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई किया है। होपफुली आपको ये समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।